हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तौबा मेरी तौबा। मेरे सिगरेट छोड़ देने से सभी हैरान थे। जिस पर डांट फटकार और समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ, वो अचानक कैसे सुधर गया। जब मेरे दोस्त इसकी वजह पूछते तो मैं बड़ी भोली सूरत बनाकर कहता, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए छोड़ दी। तुम लोग भी मेरी बात मानो और बाज आओ इस गंदी आदत से। मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते होंगे और यही कहते होंगे, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। मेरे मम्मी डैडी मेरे इस फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन आपस में वो भी यही कहते होंगे कि इस गधे को ये अकल पहले क्यों नहीं आई। अब मैं उनसे क्या कहूँ, ये अकल मुझे जिंदगी भर ना आती अगर उस रोज मेरे साथ वो हादसा ना हुआ होता। कॉलेज में कदम रखते ही मुझे सिगरेट की लत पड़ गई थी। जब भी मौका मिलता हम यार दोस्त पांडे जी की दुकान पर खड़े होकर खूब सिगरेट फूंकते और फिर हमारे शहर में सिगरेट पीना मर्दानगी की निशानी समझी जाती थी। कॉलेज के जो लड़के सिगरेट पीकर खांसने लगते, हम उनका मजाक उड़ाते। हाँ, लेकिन घर लौटने से पहले मैं पेपरमेंट की गोलियां चूस लेता ताकि किसी को तंबाकू की बू ना आए। वजह ये नहीं थी कि मैं घर में किसी से डरता था, वजह सिर्फ यही थी कि घर के लोग किसी भी बात पर लेक्चर देना शुरू कर देते, जिससे मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। मेरी बड़ी बहन अंजलि की नाक बड़ी तेज थी। हमारे किचन में अगर कुछ जल रहा हो तो गली में दाखिल होते ही अंजलि दीदी को उसकी बू आ जाती। एक दिन मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा उसी ने खोला। वो बिल्ली की तरह नाक सिकोड़ कर बोली, सिगरेट की बदबू कहाँ से आ रही है? तुमने पी है क्या? मैं पहले तो सहम गया, लेकिन फिर गुस्से से बोला, आप क्यों हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? हमारा चौकीदार दिन भर बीड़ी फूंकता है। जब हवा चलती है तो उसका धुआं यहाँ तक आ जाता है। यकीन ना आए तो बाहर जाकर देख लीजिए। वो इस वक्त ज़रूर बीड़ी पी रहा होगा। मुझे गलत साबित करने के लिए अंजलि दीदी फौरन बरामदे में चली गई। संयोग से चौकीदार उस समय वाकई में ही बीड़ी पी रहा था। मुझे शक भरी नज़रों से देखती हुई वो उस समय तो वहाँ से चली गई, लेकिन उस दिन के बाद मैंने नोट किया कि वो मुझ पर नज़र रखने लगी थी। मैं जब बाहर से लौटकर अपने कमरे में आता तब ये बात फौरन समझ में आ जाती कि मेरे कमरे की तलाशी ली गई है। अलमारी और मेज़ की दराजें सब टटोले गए हैं। मुझे यकीन हो गया कि अंजलि दीदी ज़रूर कोई ना कोई सुराग ढूंढ रही होंगी ताकि मुझ पर हमला किया जा सके। पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अपने कमरे में सिगरेट और माचिस की डब्बी मैं भूल से भी नहीं रखता था। एक दिन मुझसे गलती हो गई। मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ नुक्कड़ पर खड़े होकर गपशप कर रहा था। एक दोस्त ने सिगरेट सुलगाई तो मैंने उसके हाथ से लेकर एक कश लगा लिया। उसी समय अंजलि दीदी सब्जी लेकर घर लौट रही थी। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। वो तीर की तरह घर की तरफ भागी और मैंने घबराहट में सिगरेट का एक और ऐसा दमदार कश लगाया कि मुझे चक्कर आने लगा। दोस्तों के सामने मैंने बड़ी शेखी बघारी कि मैं किसी से नहीं डरता। सिगरेट पीता हूं तो क्या हुआ, कोई चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। मेरे दोस्तों ने मेरी पीठ ठोककर मुझे शाबाशी दी। मेरी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ थी। मैंने भी खुश होकर सबको एक इम्पोर्टेड सिगरेट पिला दी। फिर मैंने घर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। घर पहुंचते ही कैसा हंगामा होगा इसका अंदाज़ा था मुझे। यही सब सोचकर दिन भर घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पूरा दिन अपनी साइकिल पर सवार शहर के चक्कर काटता रहा। सोचा कि चलो लगे हाथ फिल्म देख डालें, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो पता चला कि टिकट के पैसे नहीं हैं। दोस्तों को इम्पोर्टेड सिगरेट जो पिला दी थी। शाम को अंधेरा होने के बाद मैं डरते डरते घर में दाखिल हुआ। मम्मी और डैडी बड़े कमरे में बैठे थे। उनके गंभीर चेहरों से साफ जाहिर था कि उनको अंजलि दीदी से पता चल गया था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। वो मेरी राह देख रहे थे। मम्मी के पीछे अंजलि दीदी खड़ी थी और उनके होठों पर चिपकी हुई जहरीली मुस्कान नुकीले कांटे की तरह चुभ रही थी मुझे। मैं समझ रहा था कि डैडी अभी उठकर मेरे पास आएंगे और दो चार भारी भरकम थप्पड़ रसीद करेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने शांत आवाज़ में मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया। हमारे परिवार में कोई किसी किस्म का नशा भी नहीं करता था।
ना सिगरेट, न शराब और ना ही तंबाकू वाला पान। फिर मुझे ये लत कैसे लगी, इसका बड़ा अफसोस था उन्हें। काफ़ी देर तक वो मुझे सिगरेट के नुकसान समझाते रहे, ये कहकर डराया भी कि एक सिगरेट पीने से इंसान की उम्र 15 दिन कम हो जाती है। मैं बड़ी विनम्रता से सिर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। मन ही मन सोचता रहा कि अंजलि दीदी से बदला कैसे लिया जाए। जब अदालत का समय समाप्त हुआ तब मैंने डैडी को वचन दिया कि आज के बाद मैं सिगरेट छूऊंगा तक नहीं। डैडी ने भी खुश होकर मेरी पीठ थपथपाई और 500 रुपए का नोट मेरे हाथ में थमाकर कहा, इसके फल खरीद कर ले आओ और रोज खाया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अंजलि दीदी ने मिर्च लगाई, डैडी आप देख लेना, 500 रुपये ये धुएं में उड़ा देगा। अब मैंने अपने आप को वचन दिया, अंजलि दीदी को सबक सिखा के रहूँगा। लेकिन वो इतनी चालाक थी कि हर बार बचकर निकल जाती। मुश्किल से 3 दिन मैंने अपने वादे पर अमल किया। मेरे दोस्त सिगरेट फूंकते तो उसकी खुशबू सूंघ कर ही मैं इत्मीनान कर लेता, लेकिन फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ और चौथे दिन पूरी डब्बी खरीद कर फूंक डाली। सिगरेट पीने वाले जानते हैं कि जब तलब लगती है तो इंसान बेचैनी से कैसे फड़फड़ाता है। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गईं, गर्मियों के दिन थे और लू चलती थी, इसीलिए बाहर जाने का मन नहीं करता था। एक दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, मौका देखकर मैं चुपचाप बाथरूम में गया और अंदर से कुंडी लगाई और सिगरेट सुलगा दी। बड़े आराम से कमोड पर बैठकर सिगरेट पीता रहा और सोचा, वाह क्या जगह ढूंढ निकाली है मैंने। लेकिन जब बाथरूम से निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा तो दिल धक से रह गया। किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। हमारे बाथरूम का एक दरवाज़ा आंगन की तरफ भी खुलता था। मैंने वो खोलना चाहा, लेकिन उसकी भी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाज़ा खटखटाकर मैंने ज़ोर से पुकारा तो बाहर से अंजलि दीदी की आवाज़ आई, बदतमीज़, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारी ये हिम्मत कि घर में भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब डैडी ही आकर खोलेंगे ये दरवाज़ा। मैंने बहुत मिन्नत की, माफ़ी मांगी, कस्में भी खाईं, लेकिन दीदी का दिल नहीं पसीजा। मदद के लिए मैंने मम्मी को भी पुकारा, लेकिन उन्हें भी मुझ पर तरस नहीं आया। चीख कर बोली, तेरी यही सज़ा है। शाम को डैडी ने घर लौटकर जब दरवाज़ा खोला तब तक मैं बाथरूम की गर्मी से निढाल हो चुका था। तिस पर डैडी ने आप देखा ना ताप गिनकर पूरे 4 थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिए। 1 घंटे तक मम्मी की डांट पर सुननी पड़ी सो अलग। सिर्फ अंजलि दीदी ही नहीं, अब तो पूरा घर मेरा दुश्मन बन चुका था। उन्होंने सोचा कि इतने थप्पड़ खाने के बाद अब मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। तपती हुई धूप में घर से बाहर जाकर सिगरेटें फूंकता रहता। एक दिन डैडी ने मुझे रास्ते के किनारे सिगरेट पीते हुए देख लिया। उसी वक्त मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए और घर से थोड़े फासले पर गाड़ी रोककर बोले, लोग सारी जिंदगी सिगरेट पीने के बाद भी ये आदत छोड़ देते हैं, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ सकते ये गंदी आदत। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, बस तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। उसी समय सामने वाली सड़क पर चमचमाती हुई मोटर बाइक आकर रुकी। ललचाई नज़रों से बाइक को देखते हुए मैंने डैडी से कहा, मुझे मोटर बाइक दिला दीजिए, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। मुझे पूरा यकीन था कि डैडी इनकार कर देंगे, लेकिन मैं हैरत से चक्कर खा गया जब डैडी ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, अगर तुम इसी शर्त पर सिगरेट छोड़ोगे तो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। जिस दिन मोटर बाइक मेरे हाथ आई उस दिन अपने 2 यारों को साथ बिठाकर पूरे शहर में उड़ता फिरा और फिर जश्न मनाने हम पांडे जी की दुकान पर पहुंच गए। कोल्ड ड्रिंक के बाद सिगरेट और पान के बाद फिर सिगरेट। बुरा भी लग रहा था कि मैं डैडी को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन फिर अपने मन को समझाया कि बस ये आखिरी सिगरेट है, इसके बाद नहीं पीऊँगा। लेकिन फिर हर सिगरेट आखिरी सिगरेट बनती गई और ये सिलसिला चलता रहा। मम्मी और डैडी अंजलि दीदी की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। मैं भी दुआएं मांगता था कि ये बला जल्दी टले ताकि मुझे भी आज़ादी मिले। चंद महीनों की तलाश के बाद एक मुनासिब रिश्ता आया और अंजलि दीदी का ब्याह तय हो गया। हमारे घर में ये पहली शादी थी, इसीलिए खूब धूम मची हुई थी। ब्याह के लिए जेवरात और कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई। उस गहमा गहमी और खुशी के माहौल में मेरा जुर्म सब भूल गए। अंजलि दीदी भी मुझसे हंस हंस कर बातें करने लगी। छोटे बड़े हर काम के लिए मेरी खुशामद कर दी। कभी चंदू भाई टेलर तो कभी मगन भाई सुनार के पास जाना होता और मैं दौड़ दौड़ कर वो सारे काम कर देता।
अब वो अपने आप में इतनी मगन रहती कि मैं अपने कमरे में बैठकर सिगरेट फूंकता हूँ तब भी पता नहीं चलता। घर के आंगन में बारातियों के लिए शामियाना लगाया गया। रौनक बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे फूल और नीले पीले बल्ब भी लगाए गए। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आने लगा, रिश्तेदारों और मेहमानों की चहल पहल बढ़ने लगी। कोई सहारनपुर से तो कोई भोपाल से। अंजलि दीदी की सहेलियों ने तो घर पर धावा ही बोल दिया था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सारी सहेलियां मौजूद थीं। दिन भर उनके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें घर में गूंजती रहती। मैं शादी की भागदौड़ में मसरूफ़ रहता, लेकिन इस बीच जब कोई सुंदर चेहरा नज़र आता तो थोड़ी सी थकान दूर हो जाती। जिस कमरे में अंजलि दीदी हल्दी की रस्म के बाद बैठी थी, वहाँ से नाच गाने और ढोलक की आवाज़ें आती और मैं छिपकर झरोके से उन्हें निहारता रहता। लड़कियां झूम झूम कर नाचती और मधुर गीत गाती। उन सब में एक लड़की बहुत सुंदर थी। पता चला कि उसका नाम बांसुरी है। वो भोपाल से आई है और डैडी के एक दोस्त की बेटी है। उसका कद लंबा था, रंग सांवला, लंबी लंबी पलकें, बहुत ही आकर्षक चेहरा, छुई मुई जैसी इतनी प्यारी कि छू लेने को दिल चाहे। रोज की तरह उस दिन भी जोर जोर से नए फिल्मी गाने बज रहे थे और आंगन में बच्चे नाच रहे थे। बच्चों ने जिद की तो मैं भी उनके साथ नाच में शामिल हो गया। नाचते नाचते मैं खो गया और मन की आंखों से सोचने लगा कि बांसुरी इन गानों पर नाचती हुई कैसी दिखेगी। अचानक किसी की आवाज़ आई, ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मैंने आंखें खोलकर देखा तो चौंक पड़ा। बांसुरी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। इस बार उसने मेरे कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, नींद में हो क्या? मैं तुमसे कह रही हूँ। मैंने बहुत नरमी से पूछा, कुछ काम है मुझसे? वो तुनक कर बोली, ये कैसे गाने लगा रखे हैं जिनकी एक लाइन भी समझ में नहीं आती। यूं लगता है जैसे दिवाली के पटाखों से डरकर कोई कुत्ता भौंक रहा है। मीठे मीठे पुराने गाने बजाओ और ये जो नए गाने हैं ना, ये तुम अपनी शादी में बजाना। वो पलट कर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, एक शर्त पर। जिस दिन मेरा ब्याह तुम्हारे साथ होगा उस दिन तुम्हारी पसंद के गाने बजेंगे। बल्कि तुम कहो तो मैं तुम्हें पुराने गाने गाकर भी सुनाऊंगा। उसने घूर कर देखा और मेरा हाथ झटक कर वो भाग गई, लेकिन फिर दरवाजे के पास जाकर मुड़ी और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। ये दिल कमबख्त है ही ऐसी चीज़, ज़रा सी खुशी मिली नहीं कि धड़कने लगता है, वो भी ज़ोरों से। जब पुराने गीत बजने लगे तब मैं उसे झरोखों से छिप छिप कर देखता रहा। वो बार बार कनखियों से मुझे देखती और लहरा लहरा कर नाचती रही। उसने महफिल में ऐसा रंग जमाया कि मम्मी ने कहा, तेरा ब्याह जल्द हो जाए और ऐसा पति मिले जो तुझे हमेशा खुश रखे। वो मेरी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराई और उस रात मैं उसी के सपने देखता रहा। सपने में वो मेरी दुल्हन थी और मैं उसका दूल्हा। अगले दिन बड़ी चहल पहल थी। अंजलि दीदी का ब्याह होना था। घर के पिछवाड़े हलवाई खाना बना रहे थे। डैडी ने मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी थी। बांसुरी अचानक वहाँ आदम की और मुझे देखकर बोली, अंजलि दीदी का संदेशा लाई हूँ तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा है नमक मिर्च का ख्याल रखना, अगर ज़रा भी ऊंच नीच हो गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बांसुरी की आवाज़ में ऐसी कनक खनक थी कि वो गाली भी दे तो मीठी लगे। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें खाना पकाना आता है या नहीं? उसकी भवें तन गईं। क्यों पूछ रहे हो? मैं शरारत से बोला, बड़ी खास वजह है इसीलिए पूछ रहा हूँ। वैसे तुम्हें यह भी बता दूँ कि अगर तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो भी कोई चिंता की बात नहीं। जब हमारा ब्याह हो जाएगा तब इन बेचारे हलवाइयों को अपने घर में नौकरी दे देंगे तो इनकी रोजी रोटी का भी बंदोबस्त हो ही जाएगा। वो जोर से हंसी, तुमसे ब्याह करे मेरी जूती। बैंड बाजे के साथ बारात आई तो हर कोई दूल्हे को देखने बरामदे में आ गया। धक्का मुक्की और आपाधापी में पता ही नहीं चला कि बांसुरी चुपके से आकर कब मेरे पास खड़ी हो गई। नरम नरम गुदाज जिस्म मेरी बाह से टकराया तो मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन वो ऐसी अनजान बन गई जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। पहले तो उसने अपने दोनों हाथ अपने दुपट्टे में छिपा लिए, पर फिर मेरे बाजू पर ऐसी खतरनाक चुटकी काटी कि मेरे मुंह से आह निकल गई।
समय अपनी गति से चलता रहा। शामियाने में पंडित जी के मंत्र गूंजने लगे। ब्याह के फेरों का समय हो चला था। अपनी सहेलियों से घिरी अंजलि दीदी धीरे धीरे शामियाने की ओर बढ़ने लगी। जरीदार साड़ी और गहनों में लिपटी हुई कितनी सुंदर लग रही थी मेरी दीदी। मैं तो उन्हें एकटक देखता रहा और ये सोचकर कि अब वो इस घर से चली जाएंगी, मेरी आंखें डबडबा गईं। उन्होंने मुझे मम्मी डैडी से बहुत डांट खिलवाई थी, पिटवाया भी था, मुझे ताने भी दिए थे, लेकिन हैं तो आखिर मेरी बहन। अचानक डैडी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अभी तक तैयार नहीं हुए? जाओ कपड़े बदल कर आओ। मैं सरपट अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में दाखिल होते ही मैं ठिठक गया। बांसुरी अलमारी के आईने के सामने खड़ी होकर जेवर पहन रही थी। मुझे देखकर वो जरा भी नहीं चौंकी, बल्कि डांट कर बोली, ये क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? इतनी भी तमीज नहीं कि दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आओ। उसे वहां देखकर मेरे होशो हवास तो जैसे गुम हो गए थे। वो बला की हसीन लग रही थी, जैसे आसमान से उतरकर कोई अप्सरा धरती पर आ गई हो। मैं बेशर्मी से उसे घूरता रहा और मैंने पहली बार देखा कि वो भी कुछ सकपका सी गई है। मैं धीरे धीरे उसके नज़दीक गया और घुटी हुई आवाज़ में बोला, तुम कितनी सुंदर हो। मैंने आज तक इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। अपनी तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखती रही। बेखुदी के आलम में मैं भी उसकी ओर खिंचता चला गया, इतने पास कि उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस करने लगा। उसके होंठ धीरे से खुले और उसने अपनी आंखें मूंद लीं। मेरे शरीर में भी कपकपी सी होने लगी। ऐसी कैफियत में मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और मैं उसके होंठों को चूमने ही वाला था कि वो अचानक पीछे हटी। तुम सिगरेट पीते हो? पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रही है। मैं हक्का बक्का सा उसे देखता रहा और वो गुस्से से बोली, दूर हटो मुझसे, नफरत है मुझे सिगरेट पीने वालों से। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। मैं इस अचानक हुए हमले से संभल भी नहीं पाया था कि वो कमरे से बाहर चली गई और मैं सिर झुकाए शर्मिंदा सा वहीं खड़ा रह गया। अगले दिन वो भोपाल वापस चली गई। वो दिन और आज का दिन मैंने सिगरेट कभी नहीं पी। आज भी जब कोई मेरे सामने सिगरेट सुलगाता है तो मेरा मन करता है कि उसके हाथ से सिगरेट छीनकर दो कश लगा लूं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उस हादसे के बाद जब मैं बांसुरी से मिलने भोपाल पहुंचा तो बांसुरी इसी शर्त पर मुझसे शादी करने के लिए राजी हुई कि मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। अब आप ही बताइए, जिस लड़की को पाने की खातिर मैंने अपना दिलो जान कुर्बान कर दिया था, उसकी खातिर क्या मैं सिगरेट की कुर्बानी नहीं दे सकता? आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।